नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पिछले प्रैक्टिस सेट की तुलना में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें कुछ रचनाओं से संबंधित है। आप लोग की डिमांड थी कि कुछ रस छंद और अलंकार से संबंधित क्वेश्चन को करवाया जाए, तो सभी प्रश्नों को शामिल करने के साथ मैं आपके समक्ष इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आया हूँ। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए रस के कितने अंग होते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका रस से ही संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो रस है इनकी जो संख्या टोटल अगर देखा जाए तो वैसे ही रस की संख्या अस्थाई भाव के आधार पर 9 मानी जाती है। वैसे हम क्या बताते हैं, वैसे रसों की संख्या आपकी 11 होती है। तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछ ले आपसे कि बताइए भरत मुनि के अनुसार अगर पूछ ले तो इसको रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि इसमें से जो आपका एक शांत रस होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि शांत रस को रंगमंच पर पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। इस कारण से भरत मुनि ने कहा कि रसों की संख्या उनके अनुसार क्या मानी गई है, 8 ही मानी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है रस के अंग। अगर आपसे प्रकार पूछता तो आप उसका आंसर 9 बताते। अगर प्रकार पूछता तो आप उसका आंसर 9 बताते। लेकिन आपसे अंग पूछे या फिर पूछे अवयव, अंग पूछे या पूछे अवयव, तो उसकी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, अवयव या अंग उसके होते हैं 4। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी वाला 4। अब बात किया जाए दोस्तों कि कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके अवयव या अंग होते हैं उसमें से जो पहला अवयव या अंग होता है उसका क्या नाम है। तो सबसे पहला अवयव या अंग होगा दोस्तों, उसका नाम है अस्थाई भाव। क्या नाम है दोस्तों, तो पहला नाम है आपका अस्थाई भाव। दूसरा है दोस्तों विभाव, दूसरा जो नाम है उसका नाम है विभाव। तीसरा है जो दोस्तों उसका नाम है आपका अनुभाव, अनुभाव। और चौथा है उसका नाम है आपका, चौथा आपका संचारी भाव, चौथा है आपका संचारी भाव। तो इन चारों अवयव या अंग को आप याद रखिएगा। एक बात याद रखना दोस्तों, परीक्षा में अगर पूछ ले कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या क्या होती है, 33। कितनी होती है, 33 होती है। संचारी का मतलब संचरण करने वाला, ऐसा भाव जो हमारे मन में तत्काल आए और चले जाए। चंचलता, चपलता, शोक, चंचलता चपलता आपका हो जाएगा, या फिर भय हो जाए ऐसा, ठीक है, भय से संबंधित हो जाएगा, मूर्छा हो जाए आपका। तो ऐसी चीजें आपके 33 आते हैं। अनुभाव की अगर बात किया है दोस्तों, तो अनुभाव जो होता है और विभाव होता है और अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव की संख्या 9, रसों की संख्या 9, तो अस्थाई भाव कितना माना जाएगा, 9 ही माना जाएगा। विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। विभाव अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। विभाव में कौन कौन सा, पहला होता है आपका आलंबन, पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। पहला होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन का होता है जिसका सहारा लिया जाए, और उद्दीपन होता है जिसको देखकर जो भाव उत्पन्न हो। अनुभाव की संख्या अगर पूछेगा दोस्तों तो बता देना क्या, अनुभाव की संख्या टोटल 8 होती है। लेकिन अनुभाव में अगर अवयव या अंग पूछेगा तो 4 बता दीजिएगा। उन चारों में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है कायिक। पहले सबसे क्या होता है, कायिक। दूसरा होता है दोस्तों आपका वाचिक, दूसरा होता है वाचिक होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आहार्य, तीसरा होता है आहार्य, आहार्य। तो कायिक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है, और जो पांचवा चौथा होता है वो होता है दोस्तों आपका सात्विक। क्या होता है, सात्विक होता है, सात्विक। याद रखिएगा। तो अनुभाव के अगर अवयव या अंग पूछेंगे तो इन चारों का नाम बता दीजिएगा कि अनुभाव के 4 अवयव या अंग होते हैं। अगर उनका प्रकार पूछेगा तो कह देगा उनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है, जिसमें आपका स्वेद, रंग, वैवर्ण, अश्रु, ये सभी चीजें आप आती है। तो दोस्तों इसको याद रखना, अवयव या अंग वाले सवाल को जरूर याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला ही सवाल रस से संबंधित था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है यह पुस्तक किसकी है, इसमें रेखांकित पद परिचय दीजिए। यानी आज से पूछा जा रहा है किसमें, यह पुस्तक किसकी है, इसमें से विशेषण पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो पुस्तक शब्द है ये क्या है, पुस्तक शब्द जो है आपका, ये इसको आप कहेंगे संज्ञा। कौन सी संज्ञा आपकी है, जातिवाचक। संज्ञा के अलावा आप कह सकते हैं विशेष से, संज्ञा के अलावा क्या कह सकते हैं, इसको आप विशेष से कह सकते हैं। अब आपको बताया गया है, क्लास में कई क्वेश्चन को करवाया गया है कि संज्ञा से पहले अगर कोई विशेष
कोई सर्वनाम आता है तो सर्वनाम सर्वनाम नहीं होता, वह सर्वनाम क्या बन जाता है दोस्तों, विशेषण। यानी कि यह शब्द जो आपका हो जाएगा, यह के बारे में ही पूछा जा रहा है, और यह आपका सर्वनाम सर्वनाम शब्द नहीं, यह है आपका विशेषण। तो हो जाएगा आपका वो सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम से बनने वाला जो विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था जैसे कि यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरी है, यह लिखा रहे यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। इस प्रकार से अगर लिखा रहेगा दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे भी पतंग लिखा है, यहाँ पे भी पतंग लिखा है, लेकिन ये पतंग है संज्ञा, और संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आए तो हमने आपको बताया कि वह सर्वनाम नहीं होता, क्या होता है, विशेषण। तो ये वाला सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और उसके नीचे जो लिखा है यह वाला शब्द, इन दोनों के बीच में संबंध सूचक शब्द है, इस कारण से यह वाला आपका यह शब्द नीचे वाला क्या हो जाएगा, यह सर्वनाम, यानी यह सर्वनाम हो जाएगा, और यह वाला क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों आप इसको याद कर डालिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल के, तो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का, वो सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी एक नाम दिया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दोस्तों क्या कहा, राजकुमार वर्मा, इन्होंने कहा चारण काल। क्या कहा है, चारण काल का नाम दे दिया है, आप इसको याद रखिएगा जरूरी कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल। क्या कहा था दोस्तों, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल याद रखिएगा। उन्होंने एक नाम दिया राहुल सांकृत्यायन जी ने कि सिद्ध सामंत काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर पूछेगा तो इन्होंने ही केवल क्या आदिकाल का ही नाम आदिकाल ही दिया। क्या कहा भाई दोस्तों, आदिकाल। तो इन्होंने कोई नाम परिवर्तित नहीं किया, वही सेम नाम दिया। तो इन दोनों क्वेश्चनों को कम से कम आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है कि नामदास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, इसमें से कौन से नहीं है। तो दोस्तों इसमें कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ये तीन के तीनों जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। नहीं कौन है, ये आपके नामदास, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये आपके क्या है, नामदास के, जो नामदास हैं अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए अष्टछाप के जो कवियों की संख्या दोस्तों उतनी टोटल कितनी, अगर पूछेगा तो आप बता देना कि अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है टोटल। कुल 8 कवि हैं। 8 कवियों में जो विठलनाथ है, विठलनाथ, तो विठलनाथ के जो आपके विठलनाथ हैं, तो विठलनाथ के शिष्यों की संख्या अगर देखा जाए, विठलनाथ के शिष्य की संख्या देखा जाए तो इनके शिष्यों की भी संख्या 4 रही है। कितने, इनके भी विठलनाथ के शिष्यों की संख्या कितनी रही है, 4 नाथ, 4 लोग। कौन कौन से, तो हैं गोविंद स्वामी, पहले हैं आपके गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे जो आते हैं उनका जो नाम है नंददास, दूसरे हैं आपके नंददास। तीसरे हैं छीत स्वामी, और चौथे हैं दोस्तों, जो चौथा नाम दिया है वो चौथे का नाम है आपका चतुर्भुजानंद दास, चतुर्भुजा दास याद रखिएगा। तो 4 इनके आते हैं विठल के, और 4 जो होते हैं याद रखना आप लोग, 4 जो दूसरे आते हैं वो 4 आपके आते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। किसके, वल्लभाचार्य के। 4 इनके हैं, कितने, 4 शिष्य इनके, तो 4 इनके हो जाते हैं और 4 इनके होते हैं, टोटल 8 शिष्य होते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में 4 कम से कम याद रखिएगा, और 4 आप कम से कम चारों लोगों का कमेंट करके नाम बताइए कि वल्लभाचार्य के कौन कौन से 4 शिष्य हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करके बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों कारक से प्रश्न 100% आना है, इसलिए आपको बार बार बताता हूं कि कारक वाले क्वेश्चन को आप बढ़िया से कर लीजिएगा। कह रहा है कि बंदर पेड़ से कूदा, इसके पहले वाले प्रश्न में
कारक से ही क्वेश्चन आया था, तो हमने आपको अच्छी तरह से बताया था। देखिए बंदर जो है पेड़ से कूद रहा है और यहाँ पे जो से आ रहा है, से पर सर का जो चिन्ह है वो से दो में आता है। एक तो से आता है दोस्तों आपका किसमें, कर्ण में, एक से आता है कर्ण में और दूसरा से आता है आपका अपादान में, दोनों में आता है। तो आपको अलग करना है। देखिए अपादान वाले हमने क्या बताया था, जहां पे दोस्तों भय हो, जहां डर हो, जहां पर भय हो, डर हो, या जहां पर अलगाव हो, क्या हो, अलगाव हो, डर भय या अलगाव जैसी स्थिति हो, या फिर वहां पे जुड़ने की संभावना न हो, वहां पे अपादान होता है। कर्ण का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, जहां साधन के रूप में, जहां साधन के रूप में किसी चीज का प्रयोग किया जाएगा वहां पे कर्ण कारक होता है। पूछा जाएगा बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, इस कारण से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे हमने आपको कल ही बताया था, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह बस से गिर गई, ऐसी चीजें आपको मिली, वह कुत्ते से डरती है, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, अपादान। लेकिन वह बंदूक शिकारी बंदूक से शेर को मारा, वह बस से दिल्ली गया, यहाँ पे साधन का प्रयोग हो, वहां पे आपका कर्ण हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले पहले कवि का नाम। तो पहले कवि का नाम दोस्तों याद हो जाएगा, याद रखिएगा, उनका क्या नाम है, अमीर खुसरो। ये क्या है, अमीर खुसरो के बारे में क्या कहा जाता है कि ये तबला व सितार के आविष्कारक है, तबला व सितार, तबला व सितार, याद रखना आविष्कार। ये क्या है, इनको इनकी एक पुस्तक है तुगलक नामा, बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना, तुगलक नामा, तुगलक नामा है, ये याद रखिएगा। ये जो है अमीर खुसरो हैं, ऐसे व्यक्ति हैं तुगलक अमीर खुसरो, इन्होंने क्या, इन्होंने खड़ी बोली में साहित्य में रचना करने वाले पहले व्यक्ति, खड़ी बोली के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनको तूतीय हिंद कहा जाता है, याद रखना, तूतीय हिंद, तूतीय हिंद या भारत का तोता, तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। ये 4-5 पॉइंट कम से कम याद कर डालिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली में बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक के जो शासक रहे हैं, 7 सुल्तानों के दरबार में रहने वाले व्यक्ति रहे, याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, अमीर खुसरो क्या है, कव्वाली, आप जानते हैं कव्वाली, तो कव्वाली के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, किसको, अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तेरी बरछी ने बरछीने खलन को, इस पंक्ति में आपसे अलंकार पूछ रहा है। मैंने कहा था ना दोस्तों, इस सेट में आपके अलंकार से, कवि के रचनाओं से संबंधित अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है तेरी बरछी ने बरछीने, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, अलंकार पूछा जा रहा है। तो बरछीने देखिए दो जगह लिखा, बर शब्द है, यहाँ पे भी बर लिखा है और यहाँ पे भी बर लिखा है। तो दोस्तों बर शब्द जो होता है, इसके अगर दो अर्थ निकलते हैं, एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यमक अलंकार। ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका डी, यमक अलंकार। और बर का मतलब क्या होता है, बर का मतलब पति भी होता है, बर का मतलब पति होता है, बर का मतलब योद्धा भी होता है, और बर का मतलब प्राण भी होता है दोस्तों, याद रखना, प्राण, पति या योद्धा होता है। और एक बर का मतलब यहाँ पे बर्छी हो जाएगा, वही बर जो हथियार हो जाएगा, इसको हम लोग बर्छी कहते हैं, हथियार के रूप में, हथियार के रूप में याद रखते हैं, ठीक है। तो ये बर का दो अर्थ निकल जाएगा, पति, योद्धा या प्राण, और बर का मतलब दूसरा हथियार हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है चंद्रबरदाई के रचनाकार कौन है, आसान सा प्रश्न है दोस्तों। चंद्रबरदाई के रचनाकार जो है वो पृथ्वीराज रासो हैं। किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और कवि भी थे। पृथ्वीराज चौहान, चौहान कौन वाले थे याद रखना, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड वाले थे। कौन से दोस्तों, ये थर्ड वाले याद रखिएगा, ठीक है। दो युद्ध इन्होंने लड़ा हुआ था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन से मिलने जा रही। इस पंक्ति में आपसे अलंकार, अलंकार का हमारा इस सेट में दूसरा क्वेश्चन है। आपसे पूछा रहा है कौन सा अलंकार है, कह रहा है देख लो साकेत नगरी। साकेत नगरी का तात्पर्य यहाँ किससे है, अयोध्या से। किससे है दोस्तों, साकेत नगरी का तात्पर्य यहाँ अयोध्या से है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है किसमें से, देख लो साकेत नगरी यही, यह स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, स्वर्ग से गगन की बात कर रहा है, गगन में मिलने जा रही है। तो इसमें अगर किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर
क्या दोस्तों उल्लेख किया था, तो आपको पता है कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर किसी चीज का उल्लेख या वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है छायावाद प्रवर्तन का प्रथम श्रेय किसे कहा जाता है। 4 रचनाकारों का नाम दिया गया है और आपको पता है कि दोस्तों जो छायावाद है इस काल की जो शुरुआत है ये 1918 से शुरू होता है और 1936 तक चलता है। 1918 से कहां तक दोस्तों, 1936 के बीच में चलता है छायावाद का समय। और आपसे कहा जा रहा है कि छायावाद का प्रथम श्रेय किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। क्या सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि हैं इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। याद रखना, छायावाद का ब्रह्मा क्या कहा जाता है दोस्तों, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छायावाद। 1918 में इनकी एक प्रसिद्ध रचना हुई है जयशंकर प्रसाद की, जो बहुत ज्यादा फेमस रही है, इस कारण से इनको कहा जाता है। तो 1918 में जो सबसे पहली रचना हुई उसका नाम था झरना। क्या है दोस्तों, 1918 में जो प्रसिद्ध या फेमस रचना है उसका नाम क्या है, झरना है। तो इसमें जो झरना है इसकी रचना कब हुई दोस्तों, 1918 में। एक रचना इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही जिसका नाम है कामायनी। ये रचना भी याद रखना दोस्तों, ये 1935 में लिखी गई रचना इनकी है, तो याद रखिएगा। ये 1918 में पहली रचना इनकी रही, कब, 1918 में। आपको बताया कब, ये आपका जब छायावाद की शुरुआत हुई, और दूसरा 1935 में। तो आप याद इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद हैं, इनको छायावाद है क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद करिए। दोस्तों रीत्य अनुसार, इसमें जो संधि होगी दोस्तों, पहले आपको पता लगाना है कौन सी संधि है। अगर आप संधि जान जाएंगे तो आपको संधि विच्छेद करने में आसानी होगी। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द में ज्यादातर आधा शब्द बने होते हैं तो वो यण संधि के अंतर्गत आता है। और यण संधि में क्या होता है, यण संधि का नियम यही कहता है कि असमान स्वरों का मेल होता है। और उसमें हमने आपको क्या बताया था, ई या बड़ी ई अगर रहेगा तो ई का क्या होता है, यह होता है। छोटा उ या बड़ा उ रहता है तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वह हो जाता है। यहाँ पे है क्या, यह है, तो यह के हिसाब से मात्रा क्या लगनी है, या तो छोटी ई लगेगा या तो बड़ी ई। अब इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, री और आधा तय को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, पूरा बना देते हैं। मात्रा लगाएंगे किसके हिसाब से, यह के हिसाब से। तो यह के हिसाब से मात्रा या तो छोटी लगाओ या तो बड़ी। तो अगर देखा जाए इसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो रीति ऐसे ही लिखा जाता है, और बाद में जो बचा हुआ शब्द लिखा रहेगा वो आपका बन जाएगा अनुसार, बच रहा है अनुसार। तो इस कारण से इस प्रकार से आपकी जो संधि ऑप्शन के अनुसार सही हो जा रही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रीति अनुसार हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है उत्साह गद्य किसकी रचना है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्साह रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामविलास शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। और ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। वो ऑप्शन जो आपका सही होना चाहिए था वो है नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन दूसरा होना चाहिए था, डी, और वही आपका सही भी रहेगा, जो होगा आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाए, रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, ऑप्शन सही नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया तो छिप गया होगा। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ही सही होगा, क्योंकि उत्साह उन्हीं की ही रचना है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, याद रखिएगा। आप ऑप्शन डी याद रखिएगा, तो लिख लीजिएगा, बाय मिस्टेक टाइप में मिस्टेक हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक कहानी, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, कह रहा है एक कहानियों की पुस्तक ले आइए, इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। यानी वाक्य त्रुटि आपके सवाल में आता रहता है, तो याद रखिए, कह रहा है एक कहानियों की पुस्तक ले आइए, तो पुस्तक में त्रुटि है, ले आइएगा में त्रुटि है, या फिर एक कहानियों में त्रुटि है कि। देखने के बाद देखिए आपको दोस्तों लग रहा होगा कि यहाँ पे शब्द लिखा है एक। अब शब्द एक लिखा हुआ तो एक का मतलब आपका वचन संबंधी इसमें त्रुटि है, और यहाँ पे जस्ट बगल में बहुवचन कर दिया है, तो यहाँ पे एक कहानियों नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एक कहानी होना चाहिए था। इसी भाग में एक कहानियों नहीं होगा, जब एक खुद ही एक वचन है तो बहुवचन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे वचन संबंधी विकार हो गया, त्रुटि हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? इसमें से आपसे ऑप्शन दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा उपन्यास किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 100 अजान एक सुजान। याद रखना 100 अजान एक सुजान जो रचना है दोस्तों किसकी है? वह है आपका बालकृष्ण भट्ट का है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कमिल दहन कमिमल दहन। इसको आपको पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से आपके दोहा, चौपाई, गीतिका और सोठा निम्न में से कौन सा छंद है? छंद पूछा गया। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद मात्राओं को देखना पड़ेगा आपको गिनकर। देखिए छोटा ओ की मात्रा है तो यहाँ पे एक मात्रा गिनी जाती है, क में एक मात्रा आपकी गिनी जाएगी, हो पे 2 मात्रा हो जाएगी, बड़ी ई है आपका तो 2 मात्रा हो जाएगा, वहां पे 2 मात्रा, यहाँ पर 1। इसको देखा जाए तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रथम चरण में यहाँ पे कितनी मात्राएं? 11। और प्रथम में 11 है तो दूसरे में दोस्तों 13 हो जाएगा। और 11 13 वाला आपको देखते हैं कि पता चल जाएगा कि आपका सोरठा ही होता है। क्यों? क्योंकि सोरठा में जो मात्राएं होती हैं दोहा का उल्टा होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन को और बताया भी कि जिसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा हो जाए? 11 और द्वितीय प्रथम और तृतीय में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी दोस्तों। वो क्या कहलाएगा आपका? वो सोरठा। तो याद रखिएगा इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? दोहा। दोहा में कितना? वहां पे 13 और 11 होता है, 13 11 मात्राएं चलती हैं। इसको आप याद रखिए। दोहा ज्यादा फेमस होता है इसलिए याद रखना संख्या का मान ज्यादा रखा गया। एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नदी के दीप उपन्यास के रचयिता कौन है? याद रखना आपकी परीक्षा में कम से कम दोस्तों 1 से 2 रचना आ जाएगी, इसलिए ये भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नदी के दीप उपन्यास के रचयिता क्या है? तो नदी के जो दीप है ये कौन है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय जो है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिएगा ये इनका पूरा नाम है दोस्तों, अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध है। और नदी के दीप जो इनकी रचना है ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है आचार्य हिंदी शिक्षण के लिए आवश्यक है। यानी आचार्य हिंदी शिक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है? शिक्षक प्रशिक्षण का होना, हाँ सही है, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों होना जरूरी है। हिंदी साहित्य का ज्ञान, हाँ दोस्तों हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना जरूरी है और व्याकरण का भी ज्ञान जरूरी है। इस कारण से जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि हिंदी आचार्य हिंदी शिक्षण के लिए दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका? सभी का जो होना जरूरी है। इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? गद्य आप पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई रचना पढ़ते हैं, जो गद्य फॉर्मेट में लिखा रहता है उसकी विधि जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? तो वो एक प्रकार की जो विधि होती है लेक्चर व्याख्यान वाली होती है, आप जानते हैं। इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्यान प्रणाली क्या होता है? अभिनय प्रणाली क्या होता है दोस्तों? जो रंगमंच पर दर्शाया जाता है, जिसमें कलाकार किसी गद्य को किसी पद्य को क्या करते हैं? रंगमंच पर नाटक के माध्यम से आप दिखाते हैं, तो अभिनय प्रणाली कहलाती है। वाचन प्रणाली होती है जिसमें केवल बोला ही जाता है। और लिखित प्रणाली दोस्तों जिसमें लिखा जाता है। तो इसमें से सभी प्रणालियों में आपकी व्याख्या प्रणाली है जिसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर आपका माना जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है आलोचना की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो इसमें से आलोचना क्या है? आलोचना मतलब होता है दोस्तों बुराई। वर्तमान में देखिए आलोचना करने का काम क्या होता है? सरकार के विपक्ष पार्टियों का होता है। यानी सरकार में अगर कोई काम है, व्यक्ति का है, तो उसके अपोजिशन में जो रहने वाले होते हैं वो हमेशा आलोचना करते रहते हैं। आलोचना करना एक लेवल होता है, एक तरीका होता है करने का। और आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आलोचना के एक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? वह है आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में कोई बुराई हो रही है, समाज में कोई कुरीतियां हैं, समाज में कोई कुरीतियां हैं या समाज की कोई ऐसी अवहेलना की जा रही है जो समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसी चीजों को लड़ने वाले व्यक्ति, उस पर कुठाराघात करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो आलोचना की जाती है
उसके लिए प्रसिद्ध है, वो उसके लिए फेमस व्यक्ति हैं बालकृष्ण सर्वनमन, याद रखिएगा। तो आलोचना की जो भावना है इसके सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनको गिना जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तत्सम ऐसे शब्द जो किससे बने हो दोस्तों, संस्कृत से बने हो। किससे बने हो, संस्कृत से बने हो, तो संस्कृत वाले शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। दूध, दांत, नाक और नाम। नाम दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नाम शब्द जो है आपका ये किससे संबंधित है, आपका किससे संबंधित है दोस्तों, ये तत्सम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला वर्ड, यानी अगर डिक्शनरी जो होती है उस डिक्शनरी में देखा जाए हिंदी का जो शब्दकोश होता है उसको अगर सबसे क्रम में रखा जाता है तो क्रम में रखने के बाद कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है। तो देखिए अगर वह शब्द दिखा जाए तो ये आपका वह और स ऐसे लिखा जाएगा, वह और स, वह और स। अगर वर्ष को लिखा जाए तो आप लिखेंगे वह, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा र, फिर उसके बाद तब दोस्तों क्या आ जाएगा आपका स। ये शब्द ऐसे बनेगा। और स भी आपका कैसे, स में भी पहले आपका मूर्धा वाला स आता है, मूर्धना वाला स, सॉरी छत्री वाला स और क्या आता है। तो ये आप इसको याद रखेंगे, वो तो क्षत्रिय में ही होता है, क्षत्रिय में लिखा रहता है। क्षत्रिय में आपका क और स से मिलकर बना होता है। वह और क इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे दोस्तों वह और क ऐसे लिख देंगे। और वर्डी को कैसे लिखेंगे, वह, उसके बाद फिर लिखेंगे र, वरडी, उसके बाद अड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद ई लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप बताइए क्रम में सबसे पहले कौन है, वह है। वह है तो वह सबसे शामिल है, वह को छोड़ दीजिए। उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा, स आएगा या र आएगा या क आएगा या र। ऑप्शन देखने के बाद दोस्तों खुद ही आप बता देंगे कि वह वाला क पहले आएगा। इसके प्रकार जैसे रीजनिंग में आप सवाल लगाते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, वैसे ही आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से वह और क्या आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें हिंदी वर्णमाला में पहले आने वाला है। अगला क्या दिया है, माझी की दया अपने ताने कहावत के लिए एक सही शब्द क्या है। कह रहा है माझी की दया और अपने ताने, इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा दोस्तों उस शब्द का आंसर हो जाएगा आपका अवघड़। अवघड़ होगा। आप क्या कहते हैं, अवघड़ दानी बोलते हैं ना, जो अवघड़ दानी जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए, जो सबको समान नजरों से देखे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है, अवघड़ दानी बोला जाता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कन्यादान को न मानने वाला व्यक्ति, कन्यादान को न मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, दुर्जन, कपटी, कृपण और अभागा। देखिए कन्यादान एक महादान में आता है दोस्तों, ये सवाल एक बनाया गया है और ये हमको लगता है ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, यूपी टेट के परीक्षा में एक बार ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभागा हो जाएगा दोस्तों। अभागा जो होता है यानी कि ऐसा बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं जिनको ये कार्य मिलता है करने के लिए, कन्यादान करने के लिए। इसी कारण से कृपण का मतलब, कपटी का मतलब दुर्जन, सबका अलग अलग अर्थ होता है। कृपण जिसके पास क्या हो, कृपण हो, निर्धन हो। कपटी आप जानते हैं दुर्जन, जो व्यक्ति सज्जन ना हो। लेकिन अभागा शब्द इसमें से सटीक बैठेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है लाभकारी का विलोम, आसान सा प्रश्न है। लाभकारी क्या हो जाएगा, हानिकारक। लाभकारी क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, नंबर 25 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, बालक, प्रवीण, विशाल और लंबा। क्लास में पहले हम आपको बता चुके कि जो विशेषण होता है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन आता है विशेष और विशेषण को छांटने के लिए पूछता है, विशेष और विशेषण को छांटने के लिए पूछता है। तो हमने आपको बताया कि जो विशेष होता है वही होता है संज्ञा। विशेष क्या होता है दोस्तों, जो संज्ञा होता है उसी को ही हम लोग विशेष से कहते हैं। तो बालक शब्द दिया है, बालक शब्द अगर देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से तो क्या होता है, बालक आपका संज्ञा शब्द होता है और संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष से। और इसमें पूछा गया है कि विशेषण नहीं है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आपका बालक। बाकी दिया है प्रवीण, विशाल और लंबा। इसे प्रश्नों को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी संज्ञा शब्द के आगे या पीछे जोड़ लेते हैं। अगर ये वो विशेषता बताता है या विशेषता जैसी भाव कुछ शब्दों को निकालता है तो इससे पता चल जाता है क्या है कि हमारा वो विशेषण है। क्योंकि विशेषण की परिभाषा ये होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा व्यक्ति, अब व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा, लंबा हो सकता है। वस्तु हो जाए कोई, विशाल है, मान लीजिए नदी के आगे पीछे शब्द लगा देंगे, विशाल नदी, तो नदी की विशेषता बताने लगेगी। जैसे बालक है तो प्रवीण बालक, बालक की विशेषता बताना शुरू कर देगा तो ही आपका प्रवीण हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि ये विशेषण
शब्दों को इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उपेक्षा शब्द के अर्थ का कौन सा प्रयोग लगा हुआ है, तो उसमें से देखा जाए उपेक्षा का तात्पर्य क्या होता है, इसमें से पूछा जा रहा है इन शब्दों के अर्थ में कौन सा प्रयोग में लगा हुआ है। तो जो उपेक्षा शब्द होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, इसमें से आपका दया, अनादर, क्रोध और क्या होता है, प्रेम। तो प्रेम शब्द तो आप देख ही सकते हो नहीं सकता है, क्रोध भी नहीं होगा। उपेक्षा का तात्पर्य किससे हो जाएगा, आपका अनादर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या से हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द क्या होगा। दोस्तों तद्भव और तत्सम के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। और तद्भव कैसे होते हैं, हिंदी भाषा के ऐसे आसान से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं दोस्तों। किसमें, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल में जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, आपका तद्भव शब्द होता है। और तत्सम तो संस्कृत से संबंधित होते हैं, या संस्कृत के ही जैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता चुका हूं जो कठिन से कठिन शब्द होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव तत्सम हो जाएंगे। जैसे नैवेद्य दिया है, इसमें दे दिया हुआ है आपका, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम। दृष्टि शब्द देख लीजिए, ये भी कठिन शब्दों में आ जाएगा, दृष्टि आपका है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। मार्ग शब्द है, आसमानी रे आपको बताया, तो ये तीन के तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तत्सम में आ जाएंगे। जबकि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फुर्तीला। क्योंकि मैं आपको बताया हूं, क्लास में ही प्रैक्टिस सेट में करवाया हूं दोस्तों, जिसमें आपके जैसे शब्द आपके मिले, क्षत्रिय छ, आपका त्रिशूल का त्र, ज्ञानी, आपका अड़ा, अंगा, आपके मूर्धा से हो जाए, इया आ जाए, इया आ जाए, या फिर आपका आसमानी रे वाला शब्द आ जाए, ऐसे शब्द, ऐसे मात्रा वाले शब्द आ जाए। चांद बिंदी आ जाए, चांद बिंदी की जगह अंक की मात्रा आ जाए। अगर चांद बिंदी आता है दोस्तों तो वो किसके अंतर्गत आता है, ट्रिक में हमने आपको बताया था, वो आता है तद्भव के अंतर्गत। तो ये सब अक्षर या वर्ण जिन शब्दों में ज्यादातर मिले होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी के सभी आते हैं दोस्तों तत्सम में। तो तत्सम और तद्भव का एक क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप देख लेंगे तो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट में अलंकार और रस और छंद से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा ये दूसरा या तीसरा प्रश्न है जो अलंकार से संबंधित है। कह रहा है क्वेश्चन इसमें, फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो अलंकार जो होता है वो आपका 2 प्रकार से बांट दिया गया है, शब्द और अर्थ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि इसका अर्थ आप पढ़ेंगे तो अर्थ निकालने के बाद ही आप किसी अलंकार को आप बता सकते हैं। उपमा अलंकार में हमने आपको बताया है कि जिन शब्दों में के समान, सम, तुल्य, सरस, ऐसे शब्द अगर किसी में मिलकर आते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो सभी आते हैं आपके दोस्तों उपमा के अंतर्गत। रूप के अंतर्गत रूपक अलंकार में क्या होता है, जैसे हमने कहा था कि रूपक अलंकार को कैसे याद रखेंगे, जब रूप एकदम समान हो जाए, जैसे चंद्रमा ही मुख, यानी रूप इतना ज्यादा आसान हो जाए कि जो उपमेय है और उपमेय, उपमान, उपमेय और उपमान 2 होते हैं, उपमेय और उपमान, इन दोनों में जब क्या हो जाए, एकदम समानता हो जाए और आप उसमें अंतर ना कर पाए, तो वहां पे जो यानी कि रूप इतना ज्यादा निकट हो जाएगा, इतना मिल जाएगा कि कोई व्यक्ति उसमें अंतर ना कर पाए, यानी उपमेय और उपमान दोनों समान ही जहां हो जाते हैं वहां पे रूपक अलंकार होता है। श्लेष में हमने आपको बताया है कि जहां पर एक से अधिक शब्द अर्थ, किसी एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हो, यानी एक शब्द हो और उसके बहुत सारे अर्थ वहां पे चिपके हों या फिर मिले हों या निकलते हों, वो आपका श्लेष होता है। श्लेष का तात्पर्य ही होता है चिपका होना। जैसे हमने आपको बताया पानी वाला, आप उदाहरण पढ़े होंगे, पानी वाला जो एग्जाम्पल आपका उदाहरण होता है वहां पे, तो पानी के कई अर्थ निकलते हैं। पानी का अर्थ अगर अनिकार्थी शब्दों में आप पढ़ते हैं तो कई होता है। जैसे पानी वाले शब्दों में आप पानी का चमक, पानी का प्राण भी होता है, पानी का प्रतिष्ठा भी होता है। अनेकार्थी शब्दों में अगर देखेंगे तो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यमक, इसके पहले यमक बताएं तो यमक वाले में क्या होता है, एक शब्द जितनी बार आता है उतनी बार उसका अर्थ होता है अलग। तो श्लेष और यमक में यही अंतर होता है। ये हमारा था आपका 28वां वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा आवारा मसीहा जीवनी में
किसका जीवन चरित्र है। तो चरित्रों के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसके राइटरों के बारे में। तो देखिए इसमें जो अगर देखेंगे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, इनके जीवन पर जो आधारित है। और आपके ऑप्शन नंबर 2 दिया है इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये दोनों से संबंधित है। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर ये करके बताइए कि ये जीवनी किसकी है और किसके द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन को पूरे सेट को आप सॉल्व किए हैं तो कम से कम इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे कि ये रचना किसके द्वारा की गई है, क्योंकि रचनाकार कोई और है और जिसके ऊपर लिखी गई है वो व्यक्ति कोई और है। तो इस प्रकार से हमारा आज का अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है हम दीवानों की क्या हस्ती है, यहाँ आज कल वहां चले। इस पंक्ति में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ये राइटर किससे संबंधित है, यानी हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। इससे पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो रचनाकार है इसके कौन कंपोजर हैं। तो ऑप्शन दिया है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का 30 का 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आया होगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद।